विद्वानों, आज के इस लेक्चर में हम बीएससी सेकेंड ईयर का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चों की, वो क्या होता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इस कॉन्सेप्ट के बेस पर हर साल बीएससी सेकेंड ईयर के बच्चों के जो मैथमेटिक्स के जो बच्चे हैं उनके एग्ज़ाम में एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का एक क्वेश्चन आता है कि उसको हमें ये बताना है कि यह इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है, और यदि यह इक्वेशन एग्जैक्ट है तो इसका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, तो बच्चों आज के इस लेक्चर के ऊपर हम इसी बात के ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट के पीछे आपको ध्यान देना है, क्योंकि यदि अगर आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया है तब आपके लिए क्वेश्चन कुछ नहीं है। ठीक है, तो बच्चों हमारा कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, इस सवाल को करने से पहले ये जो क्वेश्चन है ये बच्चों ये बीएससी सेकेंड ईयर का एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट है। मैं इसको आपको समझाऊंगा और उसके बाद में आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करके दिखाऊंगा और इसको ये सिद्ध करके दिखाऊंगा कि यह एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए बच्चों हम क्या करेंगे। सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को करने से पहले बच्चों आपको हेडिंग गिननी है। ठीक है, आपको यहाँ पर हेडिंग क्या गिननी है कि कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल DIFFERENTIEL कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये तो बच्चों आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर FIRST फर्स्ट ऑर्डर एग्जैक्ट डिफरेंशियल DIFFERENTIEL डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो बच्चों आपको यहाँ पर ध्यान देना है। कॉन्सेप्ट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में हम बात करेंगे। तो बच्चों इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो कॉन्सेप्ट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो इसकी जनरल फॉर्म है, वो क्या होती है बच्चों पहले आपको समझना है। कोई भी इक्वेशन आपको इस फॉर्म में दी होगी mx, y dx प्लस nx, y dy इक्वल टू 0। आपके पास बच्चों जो इक्वेशन दे रखी होगी ऊपर, जिस तरह की इक्वेशन लिखी हुई है, ये इक्वेशन इस फॉर्मेट में आपको दे के रखेगा। ठीक है, आपको सबसे पहले चेक करना है कि यह एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। यदि यह एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाती है तो आपसे पूछ लेगा कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, इसका हल क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों आपको क्या करना है, ये जो इक्वेशन है इसको क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन DIFFERENTIEL डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो बच्चों यह है जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का यह क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। आपको इस इक्वेशन की तुलना इस इक्वेशन का कंपेयर आपको पहले इस इक्वेशन से करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर dx को छोड़ करके और यहाँ पे dy को छोड़कर जो वैल्यू है, dx को छोड़कर जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक वो वैल्यू m की हो जाएगी, और जो यहाँ पे dy को छोड़कर जो वैल्यू बाकी ये पूरी वैल्यू है ये n की हो जाएगी। ठीक है, यानी यहाँ पर n की, जब इस इक्वेशन का कंपेयर इस इक्वेशन से होगा तो यहाँ से आपको m की वैल्यू क्या होगी, dx को छोड़कर यहाँ पे dx को छोड़कर जो वैल्यू है वो m की होगी और जो ये वैल्यू n की होगी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। तो देखिए बच्चों आपको सबसे पहले क्या करना है, पहला स्टेप ये रहेगा कि आपको जो यहाँ से m निकाल के आपको यहाँ से m निकालना है और m का आपको क्या करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है आपको। ठीक है, यानी डेल m अपॉन डेल y आपको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों आपको इस इक्वेशन को एग्जैक्ट सिद्ध करने के लिए, सबसे पहले एग्जैक्ट प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेल m अपॉन डेल y आपको फाइंड करना पड़ेगा। और फिर आपको यहाँ से जब आप n निकाल लोगे तो n के बाद आपको क्या निकालना पड़ेगा, डेल m अपॉन में डेल x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। यदि डेल m अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स की वैल्यू इक्वल आ जाती है तो हम कह देंगे कि जो हमारे पास इक्वेशन है वो क्या एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है।
ठीक है। यदि यह इक्वल नहीं आती है तो यह एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी और फिर इसको सॉल्व करने के अदर मेथड हम यूज करेंगे। ठीक है, इस बात का मूल रूप से ध्यान रखें। तो देखिए बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले अब मैं इसको हटाता हूँ। पहले देखिए बच्चों, अब इसको निकालने के बाद यदि अगर अब यहाँ पे सवाल इस बात का है कि यदि अगर ये इक्वेशन एग्जैक्ट प्रूव हो जाती है तो इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से फाइंड करेंगे। तो देखिए बच्चों, सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको देखो इसके दो रूल है। एक तो जो लॉन्ग मेथड है वो ये है कि सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और पी की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेप बच्चों ये रहता है कि आपको एन में से आपको जो p है इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन को आपको माइनस करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू y की, ऐसे इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और थर्ड स्टेप बच्चों ये रहता है कि p प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n माइनस डी डेल p अपॉन डेल y डी वाई इक्वल टू सी। ठीक है, तो बच्चों ये भी क्या है, इसका लॉन्ग मेथड है, लेकिन जो हम यहाँ पर यूज करेंगे वो सॉल्ट वाला मेथड यूज करेंगे। जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको कौन सा मेथड यहाँ पर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन करने के लिए आपको किस फॉर्मूले को यूज करना है वो मैं आपको यहाँ पर लिखवा रहा हूँ। ठीक है, हम इसी को अधिकतर यूज करेंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या होगा, जो शॉर्ट फार्मूला है वो ये है इसका इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स। लेकिन यहाँ पर बच्चों क्या करना पड़ेगा, वाई एज ए कॉन्स्टेंट, यानी y की जो टर्म्स होंगी उसको हम कांस्टेंट मान के चलेंगे, अचर मान के चलेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर m इंटीग्रेशन ऑफ m dx इक्वल टू y एज ए कांस्टेंट। ठीक है, और प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ n, और यहाँ पे क्या लिखना है, नॉट कंटेनिंग ऑफ x टर्म्स। मतलब क्या है, आपको यहाँ पर n की यहाँ पे आपको डी वाई लिखना है। ठीक है, यहाँ पे आपको डी वाई लिखना है इक्वल टू सी लिखना है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर जो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स इक्वल टू वाई एज ए कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन एन डी वाई नॉट कंटेनिंग ऑफ एक्स टर्म्स, यानी यहाँ पर जो n की वैल्यू आप यहाँ से निकालोगे ना, ये n की वैल्यू, इसमें आपको ऐसी वैल्यू रखनी है कि जिसके साथ में x इंक्लूड ना हो, x खाली y वाली टर्म्स आपको यहाँ पर यूज करनी है। इस बात का मूल रूप से ध्यान रखिए। तो ठीक है बच्चों, ये इसका फॉर्मूला है। और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को मैंने आपको क्या बताया है कि एग्जैक्ट कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कब होती है, जब यदि डेल एम अपॉन डेल वाई की वैल्यू डेल एन अपॉन डेल एक्स के इक्वल आ जाती है, तब हम बोल देंगे कि वह क्या होगी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ठीक है, और फिर यदि अगर बच्चों वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो तब उसका सॉल्यूशन निकालने का फॉर्मूला ये है इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स वाई एज ए कॉन्स्टेंट, यहाँ पर y को हम कॉन्स्टेंट मान के चलेंगे, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एन डी वाई इक्वल टू नॉट कंटेनिंग ऑफ x टर्म्स, यानी x यहाँ पर क्या होगा, x वाली टर्म्स हमें नहीं लेनी है, हमें y वाली टर्म्स यहाँ पर लेनी है। इस पूरी टर्म्स में जो y वाली यहाँ पर जो n की वैल्यू आपकी आएगी ना, आपको यहाँ पर x वाली टर्म्स नहीं लेनी है, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है नॉट कंटेनिंग ऑफ x टर्म्स। ठीक है, तो बच्चों ये तो हुई बात। अब देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व कैसे करना है, उसका पूरा प्रोसेसर मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान से समझ लेना है। पहले यहाँ पर इतनी बात आप अपनी रफ कॉपी में नोट कर ले। अब देखिए बच्चों, स्टार्ट, मैं थोड़ा इसको डस्ट करता हूँ। अब देखिए बच्चों, इसको कैसे सॉल्व करना है हमें। सबसे पहले मैंने आपको जो मेथड बता दिया है वो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले m की वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू निकालनी है, और m और n का m की वैल्यू निकाल के और n की वैल्यू निकाल के आपको इसका क्या करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट m का करना है विद रेस्पेक्ट टू y और n के करना है विद रेस्पेक्ट टू x करके। अगर आपने x के रेस्पेक्ट में किया है तो y को आपको कांस्टेंट लेना पड़ेगा, और यदि आप y के रिस्पेक्ट में करते तो x को आपको कांस्टेंट मान के चलना पड़ेगा। इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखिए। तो देखिए बच्चों, जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन का जो कंपेयर होगा वो इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से होगा, और स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने क्या लिखवाया था, एम एक्स कॉमा वाई डी एक्स प्लस एन एक्स कॉमा वाई डी वाई।
यहाँ पर ध्यान से देखो, जो dx है, dx से dx कैंसिल हो जाएगा, जो इस पूरे की वैल्यू यानी खाली m की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये यहाँ से यहाँ तक m की वैल्यू हो जाएगी। dy को हटाकर जो वैल्यू यहाँ पर है, ये जो वैल्यू यहाँ पर है, ये पूरी वैल्यू किसकी हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी। इस बात का मूल रूप से ध्यान रहे, x और y फंक्शन ये है, ये हमें नहीं लेने हैं, हमें खाली n की वैल्यू लेनी है। n की वैल्यू ये पूरी dy को छोड़कर जो वैल्यू है वो n की होगी, और यहाँ पे dx को छोड़कर जो वैल्यू है वो n की होगी। ठीक है, सबसे पहले आपको यही करना है बच्चों। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपको m मिल जाएगा। m की वैल्यू क्या हो जाएगी, e⁻y+1 इंटू कॉस एक्स। ठीक है, और यहाँ पर आपको n निकाल देना है, n = e⁻y sin x, y इंटू में sin x। बच्चों बस आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है, जिसके रेस्पेक्ट में यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन हो रहा है, आपको उसी मतलब जो अदर टर्म्स है, मान लिया यहाँ पर x और y है, यदि अगर आप y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं तो x को आपको यहाँ मानना पड़ेगा कांस्टेंट, और यदि x के रूप में डिफ्रेंसिएशन कर रहे हो तो y को मानना पड़ेगा आपको कांस्टेंट। इस बात का मूल रूप से ध्यान रहे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या करेंगे, हमें इस m का क्या करना पड़ेगा, पार्शियल डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों क्या होता है, ये मैंने आपको समझा रखा है, डेल m अपॉन में डेल y के रेस्पेक्ट में विद रेस्पेक्ट टू y। तो देयरफॉर यहाँ पर देखिए बच्चों, y के रेस्पेक्ट में करेंगे, y वाली टर्म्स ये है, तो मतलब y के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो e⁻x का क्या होता था बच्चों, e⁻x होता था, लेकिन यहाँ पर y है तो e⁻y का डिफ्रेंसिएशन e⁻y हो जाएगा, और प्लस यहाँ 1 कांस्टेंट है तो इसका क्या होगा, 0 हो जाएगा। और देखिए बच्चों, y के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो x मतलब कांस्टेंट लेंगे, तो यहाँ पर जो वैल्यू रखी है cos x, ये क्या होगी, कांस्टेंट होगी, तो इसको हमें सेम रखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए अब आगे, डेल m अपॉन में डेल y इक्वल टू, जो यहाँ पर cos x है इसको आप पहले लिख सकते हो, ठीक है, तो इसको बाद में लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। e⁻y में 0 ऐड होगा तो e⁻y आएगा इंटू में cos x। ठीक है, उसी प्रकार से बच्चों आपको यहाँ पर चेक करना है, n का भी आपको पार्शियल डिफ्रेंसिएशन निकालना है, तो डेल m अपॉन डेल x विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में आपको n का पार्शियल डिफ्रेंसिएशन निकालना पड़ेगा। तो देयरफॉर बच्चों, यदि आप x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो y वाली टर्म्स को आपको क्या माननी पड़ेगी, कांस्टेंट माननी पड़ेगी, इस बात का ध्यान रहे। तो देयरफॉर e⁻y कांस्टेंट हो जाएगा, और sin x का क्या हो जाएगा, cos x। sin x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, cos x होता है। तो देखिए बच्चों, डेल m अपॉन डेल y की वैल्यू क्या ही है, e⁻y इंटू में cos x, और डेल n अपॉन डेल x की वैल्यू क्या ही है, e⁻y इंटू में cos x। तो मतलब क्या है, चूँकि सिंस बच्चों क्या है, देयरफॉर कि डेल m अपॉन डेल y इक्वल टू डेल n अपॉन में डेल x इक्वल टू, इन दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, e⁻y इंटू में cos x आ रही है। इसका मतलब दिस इज द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, जो यह इक्वेशन दे रही है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। यदि डेल m अपॉन डेल y इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x की वैल्यू इक्वल आती है तो हम बोल देंगे देयरफॉर दिस इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब जो इक्वेशन ऊपर दी हुई है ये क्या है बच्चों, डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो इक्वेशन इसने दे रखी है। अब देखिए बच्चों, ये आपने निकालने के बाद अब आपको इसका सॉल्ट वाला मेथड यूज करना है। इसका अगर यदि ये प्रूव हो गया है कि यह डिफरेंशियल इक्वेशन है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको सॉल्ट वाला फार्मूला यूज करना है। उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बच्चों। वो क्या था फार्मूला, वो ये था, देयरफॉर कि इंटीग्रेशन ऑफ m y इज कांस्टेंट, y एज अ कांस्टेंट, यानी y को यहाँ पर कांस्टेंट मानना पड़ेगा, dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n, यहाँ आपको क्या लिखना पड़ेगा, नॉट कंटेनिंग ऑफ x टर्म्स, यानी x टर्म्स को आपको यहाँ नहीं लेना है। x टर्म्स को आपको n के स्थान पर n वाली वैल्यू से आपको x टर्म्स को नहीं लेना है, y वाली टर्म्स को आप ले सकती है। ठीक है, और इक्वल टू c इज ए इंटीग्रेटेड कांस्टेंट। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है
कि m की वैल्यू क्या, देखिए m की वैल्यू क्या निकाली है मैंने, m की वैल्यू ये कंपेयर करने के बाद इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर y प्लस में 1 इंटू में cos x और dx प्लस n की वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ पर देखिए n की आपको वो वैल्यू लेनी है कि नॉट कंटेनिंग ऑफ x टर्म्स, यानी जिसमें x टर्म्स नहीं होगा। अब यहाँ पर n की वैल्यू में देखो e की पावर y साइन x, ये पूरी वैल्यू इनटू में है, यानी ये पूरी वैल्यू इनटू में है, x टर्म्स इनके साथ है। हमें वैसी टर्म्स लेनी है जिसके साथ में x ना हो, खाली y हो, पर ये पूरा नंबर इनटू में है और इसके साथ में x है, तो मतलब ये नहीं लेंगे। यहाँ पर y वाली टर्म्स है नहीं, ये सिंगल, तो हम क्या करेंगे, जीरो लेंगे, y वाली टर्म्स की वैल्यू जीरो, dy इक्वल टू c लेंगे। तो देयरफॉर बच्चों यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इसका। तो देखिए बच्चों आपने पढ़ा होगा कि e की पावर y का इंटीग्रेशन भी क्या होता है, e की पावर y होगा, ठीक है, e की पावर y का इंटीग्रेशन बच्चों क्या होता है, e की पावर y होगा। और ये देखो बच्चों आपको y यहाँ पे कांस्टेंट मान के चलना है, पहले इस बात का ध्यान रहे, आपको यहाँ पर y को मान के चलना है कांस्टेंट, तो e की पावर y का e की पावर y हो जाएगा। और जब y यहाँ पर कांस्टेंट है तो इसका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और 1 का क्या बच्चों, 1 का x हो जाएगा, और इनटू में cos x का बच्चों इंटीग्रेशन क्या होता है, देखो यदि अगर आपने यहाँ पर y इस पूरे को यदि आपने कांस्टेंट माना है तो बच्चों ये बाहर आएगा। देखिए e की पावर y प्लस 1 को आपने कांस्टेंट माना है, e की पावर y प्लस 1 तो इनटू में आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो, cos x का आपको यहाँ पर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और cos x का बच्चों क्या होता है, माइनस में sin x इंटीग्रेशन, cos x का बच्चों इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस में sin x होता है, ठीक है, और यहाँ पे कांस्टेंट का बच्चों क्या होता है, यहाँ पर जीरो हो जाएगा इक्वल टू c। देयरफॉर बच्चों यहाँ पर e की पावर y का इंटीग्रेशन भी e की पावर y होगा, और 1 का x हो जाएगा, और cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x होता है। cos x का क्या हो, साइन, तो माइनस e की पावर y प्लस 1 इंटू में sin x इक्वल टू c इज अ जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बच्चों इसको नोट करना है आपको, सही से इसका नोट कीजिएगा। बच्चों उम्मीद है कि आपने यहाँ तक इसको नोट कर लिया होगा, और ठीक है बच्चों, इसके बाद में आपको एक यहाँ पे एक क्वेश्चन बाद में आपको समझाऊंगा, इसके बाद एक क्वेश्चन आपको मैं और दूंगा करने के लिए, पहले आपको इसको नोट करना। देखिए बच्चों यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पर प्लस आएगा, यानी ये आंसर बच्चों प्लस में आएगा, क्योंकि cos x का क्या होता है, sin x होता है प्लस का, ठीक है, वो इस बात का ध्यान रखना, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, तो यहाँ पर माइनस नहीं आएगा, ठीक है। तो बस बच्चों बाकी क्वेश्चन आपका बिल्कुल सीक्वेंस में सही है, और इसको आपको नोट करना है। यदि अगर आपको कहीं पर किसी भी प्रकार कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।